हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायरल फीवर। ये सीजनली भी बहुत सारे अभी चल रहा है, तो चलिए इस पे हम देख लेते हैं कि क्या होता है वायरल फीवर। देखिए, फीवर जो होती है वो आपको बैक्टीरिया में भी आता है और वायरल में भी आता है। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि बैक्टीरियल है या वायरल है? तो इसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे होता है क्या है, वायरल इन्फेक्शन में क्या है, एंटीबायोटिक नहीं देना, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक हमें देना है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें जो डे वन से ही उसका इम्यून रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। जैसे कि आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, इसके बाद जाके फिर रनिंग नोज़ हो गया, और इसके बाद फिर आपको फीवर आने लगेगा। और इसमें क्या, फिर इसके बाद क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया आएगा, फिर 3-4 दिन ग्रो करेगा, पनपेगा। इसके बाद जाके वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो होती है वो स्टार्ट करती है। ओके। और फिर इसके बाद वो फिर मलेरिया आएगा, फिर फीवर आएगा, तो फिर बैक्टीरिया में ऐसे होता है। तो बैक्टीरियल वाले में एंटीबायोटिक देनी है और वायरल वाले में एंटीबायोटिक नहीं देनी है। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वायरल फीवर क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर इससे एबव टेम्परेचर जाएगा, देखिए, द वायरल फीवर ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन सच एज फ्लू हो सकता है, डेंगू फीवर हो सकती है, कोविड के कारण हो सकती है। फिर इसके बाद आपका मलेरिया हो गया, उसमें भी वायरल फीवर होती है। तो स्वाइन फ्लू हो गया, ये सब वायरल फीवर में कैटेगरी है। द इंक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर अबाउट 103 फ़ारेनहाइट, मतलब कि 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या 103 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो फिर हम इसे फीवर में इंक्लूड करेंगे। ओके। तो अब देख सकते हैं फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस होता, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सीजनल चेंजेस से मौसम चेंज हुआ, उसके वजह से भी होने लगता है, स्पेशली इन मानसून। जैसे कि आपका मानसून सीजन हो गया, फिर वी विल यू विल फाइंड मोर पीपल गेटिंग फीवर एंड अदर फ्लू लाइक सिम्टम। दिस इज़ अ प्राइमरी कॉल्ड एज अ वायरल फीवर। उसे जो होती है वो मानसून की वजह से भी हो सकता है। तो और भी कई कारण हो सकती है, बहुत सारे कारण हैं। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, कैसे होता है, तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, इन्हीलेशन। इन्हीलेशन जैसे कि नाक या मुंह के द्वारा शरीर के अंदर आना, सांस से हो गया, या फिर मान लीजिए कोई छींका, उसकी वजह से इसमें देखिए, इस फिगर में देखिए कोई छींका, फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक दूसरे से फैलते जा रहा है, एरोसोल के द्वारा भी हो गया, वो सब फैलते जाता है। इसके बाद जो इन्फेक्टेड, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड आदमी, उससे आप दूर रहिए थोड़ा सा, वरना फिर ड्रॉपलेट के थ्रू जा सकता है, एरोसोल्स के थ्रू जा सकता है। तो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। फूड, कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस होती है वो फूड के अंदर भी होता है, तो उसके थ्रू भी फैल सकता है। फिर इंसेक्ट बाइट्स हो गया, मान लीजिए मच्छर काट लिया, मच्छर में जैसे कि डेंगू में हो गया, तो उसके कारण वायरल फीवर हो जाता है। मलेरिया के अंदर मच्छर काट लिया, उसके कारण वायरल फीवर हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड में देखें, बॉडी फ्लूइड्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी अपना बलगम वगैरह कहीं रख दिया, या फिर कहीं टच किया, तो उससे भी वो जो है फैल सकता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करना है हमें, हम कैसे पहचानेंगे। क्या होता क्या है कि डायग्नोसिस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐसे तो हम फिजिकल जनरल में हम क्या, फिजिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, आके हम पेशेंट्स का फीवर चेक करते हैं। लेकिन फिर कई केसेस में कि हमें पता नहीं होता कि ये वायरल इन्फेक्शन है या किस वायरस से हुआ है। जैसे कि कोविड हो गया आपका, और फिर स्वाइन फ्लू हो गया, इसके बाद आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो उस समय हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ब्लड टेस्ट करवाना, सीबीसी करवा लेंगे। दूसरा मेथड है कि स्वेब टेस्ट, जैसे कि कोरोना में आप लोग देखते थे कि स्वेब टेस्ट करता था, जैसे यहाँ देखिए, ये स्वेब टेस्ट हो गया।
उसका कुछ जो होता है लेयर या सलाइवा जो होती है वो लेके और फिर वो टेस्ट में डाल देते हैं। फिर स्पूटम टेस्ट हो गया। स्पूटम टेस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, ये स्पूटम टेस्ट हो गया। पेशेंट को बोलेगा अपना सलाइवा अंदर मतलब डाले और फिर उसका टेस्ट किया जाएगा। तो ये सब है। इसके बाद क्या होता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट होता है फॉर वायरल एंटीजन। जैसे कि डेंगू के केस में क्या होता है कि NS1 करवाते हैं, जिसे NS का मतलब होता है कि नॉन स्ट्रक्चरल, तो NS1 एंटीजन टेस्ट करवाते हैं। तो ये फिर IG टेस्ट करवाते हैं। मतलब शुरुआती में तो हम लगभग 3 दिन, जब तक 3 दिन 4 दिन तक इन्फेक्शन होता है तो हम NS यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर ज़्यादा हो गया तो नहीं पता चलेगा, तो फिर हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट हम करवाते हैं। ओके। इसके बाद फिर क्या होता है कि यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, उससे भी हमें पता लग सकता है इन्फेक्शन का। तो फिर इसका साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। सिम्टम मतलब क्या क्या हो सकता है। वायरल फीवर अगर हुआ तो मतलब इसमें क्या क्या मतलब सिम्टम आ सकता है। तो पहला जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख लगना कम हो जाएगा। फिर बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो 99 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। ओके। फीवर आएगा, बुखार लगेगा आपको। फिर फैटैक मतलब थकावट होने लगेगा, वीकनेस होने लगेगा, मतलब कमजोरी टाइप पे लगने लगेगा। और ऑब्वियसली है कि कोई मतलब बाहरी फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो फिर ऑब्वियसली है कि हम होस्ट हुए हैं और वो हमारा यूज़ करेगा, तो उससे कमजोरी आएगा। फिर हमारा इम्यून सिस्टम अलग से वो रिस्पॉन्स करती है, वो लड़ती है, फाइट करती है, तो उससे कारण भी होता है। फिर हेडेक मतलब सिर दर्द होने लगेगा, भारी भारी से लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा। इसके बाद वॉमिटिंग होने लगा, वॉमिटिंग होने लगेगा। फिर इन्फ्लामेशन इन फेरिंग्स, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होने लगेगा। फिर पेनफुल टॉन्सिल्स होगा। टॉन्सिल जैसे देखिए ये हाँ, ये टॉन्सिल जो होती है, टॉन्सिल्स, ये पेनफुल टॉन्सिलाइटिस हो जाएगी। ये फेरेंजाइटिस हो गया और ये टॉन्सिल हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर रनिंग नोज, नोज जो होती है, रनिंग नोज हो जाएगा, मतलब नाक से पानी आने लगेगा, नाक से पानी आने लगेगा। फिर सॉर थ्रोट होने लगेगा, मतलब कि गले में खराश, जैसे कि मतलब ऐसे करते हैं ना तो मतलब ये, तो गले में खराश हो जाएगा, कुछ कुछ ही सा होने लगेगा, ऐसे होने लगता है। फिर आई बर्निंग मतलब आंखों से पानी आएगा और फिर आई में बर्निंग सा सेंसेशन होगा। तो ये सब सारा हमारा सिम्टम हो गया। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं सिम्टम में क्या क्या है। सिम्टम में हम देखें क्या क्या देखें वो देख लेते हैं। देखिए, भूख कम लगेगा। फिर बॉडी टेम्परेचर लगातार जो होती है बढ़ते रहेगा। फीवर फीवर आएगा। फैटिग होगा, मतलब थकावट सा महसूस होने लगेगा। फिर कमजोरी होगा, मतलब वीकनेस होने लगेगा। हेडेक होगा और वॉमिटिंग होगा। फिर इन्फ्लामेशन इन फेरिंग्स, पेनफुल टॉन्सिल्स हो गया। देखिए मतलब टॉन्सिल, ये पेनफुल टॉन्सिलाइटिस हो गया। और ये आपका देखिए इसमें आप ये डिफरेंस है। देखिए, ये बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है और ये वायरल फेरेंजाइटिस है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम कॉमन सिम्टम ऐसे देखें तो कफ होने लगता है, फीवर आने लगता है, वीकनेस हो गया, सॉर थ्रोट हो जाएगा, गले खराब हो जाना। फिर रेनाइटिस हो जाएगा। रेनाइटिस मतलब कि नोज का बहना, मतलब नाक से फ्लूइड बहने लगेगा। फिर हेडेक होने लगेगा, सिर दर्द सा लगेगा, भारी भारी सा लगेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकता है, समस्या क्या क्या आ सकता है। अगर मान लीजिए कि प्रॉपर हम उसको ट्रीट नहीं किए, इलाज नहीं किए, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखें डिहाइड्रेशन, मतलब कि मतलब डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होने लगेगा। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब फॉल्स इल्यूजन होने लगेगा। जैसे कि मतलब हमारे आसपास कुछ नहीं होता रहेगा लेकिन फिर भी हमारे मन में थॉट आएगा कि ये तो नहीं हो रहा है, इसके वजह से हमको नुकसान पहुंचेगा या नुकसान आने वाले समय में नुकसान पहुंच सकता है, तो ये फॉल्स इल्यूजन होने लगेगा। फिर नर्व प्रॉब्लम हो सकता है। नर्व प्रॉब्लम मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो CNS पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उसमें इफेक्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि लीवर फेलियर भी हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब ये देखिए, और डेंगू फीवर में क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब लीवर पे ही इफेक्ट होती है, तो फिर उसमें लीवर फेलियर हो सकती है। सेप्सिस हो सकती है। सेप्सिस का मतलब होता है कि ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। फिर पेशेंट्स जो होती है कोमा में जा सकता है। और इसके बाद कोमा में जा सकता है। जैसे कि आप इसमें देखिए,
हाँ, तो इसमें देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हेलुसिनेशन हो गया, इसके बाद ये हो गया, और फिर सीजर्स हो गया, ये भी सीजर्स हो गया, और फिर देखिए पेशेंट कोमा में भी जा सकता है अगर उसको ट्रीट नहीं किए तो। मतलब सीजर्स का मतलब होता है झटके आना, सीजर्स का मतलब क्या होता है, झटके आना। फिर क्या होता है कि फिर किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी भी फेल हो सकता है। तो ये सब हमारा कॉम्प्लिकेशन हो गया, इसलिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट ले, वरना फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मतलब कई केसेस में क्या होता है कि वायरल फीवर होता है तो वो सही हो जाता है 3-4 दिन में, मतलब 90 to 95% लगभग सही हो जाता है। बट कई केसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन आने लगता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, तो वो सीवियर हो जाता है। फिर हम देखें तो होम रेमेडी में हम क्या देख लेते हैं, ठीक है। होम रेमेडी में क्या है कि मान लीजिए आप ड्रिंकिंग वाटर एंड जूस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जूस पीजिए, तो ये सब हो गया। फिर टर्मरिक पाउडर, जैसे कि घरों में माँ लोग बोलती है कि मतलब आप दूध हल्दी पीजिए, जिसे हम काढ़ा बोलते हैं उसको, तो ये सब आप ले सकते हैं। मिंट टी और जिंजर ले सकते हैं, मतलब जिंजर मतलब वो अदरक हो गया, उसका भी मतलब वो सब आप ले सकते हैं। फिर एडिक्वेट रेस्ट, मतलब क्या होता है कि जो वायरल फीवर होती है तो उसमें कंडीशन में क्या होता है कि उसको रेस्टलेस चाहिए, मतलब रेस्ट चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट कीजिए तो वो अच्छा रहेगा। और मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करना कम कर दीजिए, मतलब जो एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं, वो जिम वगैरह जाते हैं, वो कम कर दीजिए। वरना फिर क्या होगा कि मतलब उस कंडीशन में अगर आप कीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब और इफ़ेक्ट कर सकता है आपको। फिर क्या होता है, वेजी लीफ, तुलसी पत्ता जो होती है उसको खाइए। फिर अवॉइड इनटेक ऑफ हैवी एंड स्पाइसी फूड। होता क्या है, अगर मान लीजिए आप हैवी फूड खाएं, मतलब तो होगा क्या, उसमें ऑलरेडी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो होती है वो फाइट करती रहती है, और उसके कारण क्या होता है कि मतलब हमारा जो बॉडी जो डाइजेशन होगा तो कॉम्प्लिकेशन फूड के थ्रू, जो कॉम्प्लिकेटेड फूड होगा, हैवी फूड होगा, उसको डाइजेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके वजह से क्या होगा कि आपको जो एब्डोमिनल सिम्टम होता है वो एपियर होने लगेगा, जैसे कि नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, तो वो सब प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मतलब नॉर्मल खाना खाएं, और नॉर्मल खाना खाएं, बहुत हल्का सा खाना खाएं, कोई ज़्यादा नहीं खाना है। अब हम ये सब पढ़ने के बाद हम भाई ये तो समझे ना कि ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो ये हम देख लेते हैं कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, एंटीपायरेटिक, पायरेटिक मतलब होता है, पायरिया मतलब होता है बुखार होता है, ठीक है। और फिर एंटी एलर्जी हो गया, मेडिसिन यूज़ करना है। एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ सकते हैं। मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन हम इसलिए यूज़ करते हैं ना कि इतना सारा मतलब पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो गया, 3-4 दिन से प्रॉब्लम है, तो पेशेंट्स को मतलब कमजोरी आ जाएगा, तो इसलिए हम मल्टीविटामिन पेशेंट को बोलते हैं यूज़ करने के लिए। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी आप मेडिसिन हम पिछले लेक्चर या फिर इस लेक्चर में लेते हैं तो विदाउट मतलब डॉक्टर को कंसल्ट से न लें। आप अपने निजी डॉक्टर से आप संपर्क करें और उससे डॉक्टर वो फिर मेडिसिन लें। तो ये है। और इन जनरल होता क्या है कि मतलब जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में हम मतलब एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते हैं, वो हम सिम्टोमेटिक बेस हम मेडिसिन जो होती है यूज़ करते हैं, और उस बेसिस पे हम देते हैं सिम्टोमेटिक बेस। जैसे अगर मान लीजिए कि बुखार आ रहा है या फिर बॉडी पेन हो रहा है या फिर नोज़िया या वॉमिटिंग होता है, तो उस सिम्टोमेटिक बेस हम मेडिसिन चलाते हैं, उसका हम कोई एंटीबायोटिक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तब जाके हम कर सकते हैं, तो उस टाइम हम एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो फिर हम देखें कि मतलब एंटीपायरेटिक में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया। अब क्या होता है कि पैरासीटामोल कई बार कई लोग को एलर्जी होता है पैरासीटामोल से, तो आप फिर इब्यूप्रोफिन ले सकते हैं, एस्प्रिन ले सकते हैं, डिक्लोफिनिक ले सकते हैं, या फिर एसिक्लोफिनिक ले सकते हैं। ये देख रहे हैं, पैरासीटामोल हो गया, डिक्लोफिनिक सोडियम हो गया एंड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। एस्प्रिन हो गया, एसिक्लोफिनिक हो गया। तो ये हमारा एंटीपायरेटिक हुआ। फिर हम देख लेते हैं कि एंटी एलर्जिक मतलब मेडिसिन हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन हम देख लेते हैं। तो एंटी एलर्जिक में जैसे कि देखिए, हमें सिट्राजिन यूज़ करना है, या फिर लिवोसिट्राजिन आप यूज़ कर सकते हैं।
और फिर क्लोरोफिनरामाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डाइफेनहाइड्रामाइन यूज़ कर सकते हैं, या मोंटुलिकास्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारा जो होती है वो एंटी एलर्जिक होती है मेडिसिन। ये क्या करता है कि हमारी जो रनिंग नोज होती है ना, उसको मतलब कम कर देती है। जो हमारे मतलब ये एक एंटी हिस्टामिन की तरह काम करती है, ठीक है, ये सब एंटी हिस्टामिन है। तो रनिंग नोज को जो होती है वो कम कर देती है वो, तो इसीलिए हम ये सब यूज़ करते हैं। तो इसका जो डोजेज है मेंटुलिकास्ट का, वो देखिए एडल्ट में हम क्या करेंगे, 10 mg पर डे, एक दिन में 10 mg डोज लेना है, ठीक है। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, 5 mg मतलब सुबह ले लीजिए या 5 mg शाम में ले लीजिए, तो फिर ये हो गया। फिर 5 से 10 साल का जो बच्चा है तो उसका 5 mg डोज देना है पर डे। और जो 6 से 24 मंथ का है तो उसको जो होती है 2.5 ml BD। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार देना है, ओके। तो ये है। फिर जैसे मतलब 10 mg जो ये है ना, 10 mg वो दिन में एक ही बार लेना है। और 5 mg है ना, दिन में एक ही बार लेना है। ऐसा नहीं कि मतलब 10 mg 2 बार ले लिए सुबह शाम, ऐसे नहीं करना है। 2 बार पूरे दिन में जो होती है वो डोज हमें 10 mg ही लेना है एडल्ट में। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि कई बार मतलब अगर ज़्यादा हो गया तो मतलब आप अपने निजी डॉक्टर से सलाह से ले सकते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। तो एंटीवायरल ड्रग में हम देखें तो ओसेल्टामिविर है, वो यूज़ कर सकते हैं। और इन जनरल क्या होता है, एडल्ट डोज में होता है 75 mg हम होते हैं, दिन में 2 बार लेना है और 4 से 5 दिनों के लिए लेना है, ठीक है। तो ये हमारा एंटी फ्लू के नाम से आता है, 75 mg का होता है, वो हमारा एंटीवायरल मेडिसिन है। फिर एंटीबायोटिक हम इन जनरल एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे वायरल इन्फेक्शन में। हाँ, जब मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाएगा इसके बाद जाके हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, वरना हम यूज़ नहीं करेंगे। और एंटीबायोटिक में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे आप सेफीमिक्स हो गया आपका, फिर सेफेड्रॉक्सिल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन्स हो गया, फिर डीऑक्सीसाइक्लिन हो गया, एमोक्सिलिन हो गया। ये सब मेडिसिन जो होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन सब हम एंटीबायोटिक तौर पे यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शंस। इसके बाद हम मल्टीविटामिन देख लेते हैं। मल्टीविटामिन मतलब होता क्या है, आपको बताएं थे मतलब कि बहुत सारे ज़्यादा मतलब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स हुआ है 4-5 दिन से, वीकनेस हो गया है, तो उसके लिए हम पेशेंट्स को जो होती है वो मल्टीविटामिन जो होती है वो हम दे सकते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ये मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। तो मतलब वीकनेस के कारण हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं वो चीज़। इसके बाद हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन में। इसमें ज़रूरी है कि मेडिसिन जो होता है वो कॉम्बिनेशन में दे। जैसे देखिए एसिक्लोफिनिक पैरासीटामोल हो गया, फिर इसमें डिक्लोफिनिक सोडियम पैरासीटामोल हो गया, और फिर सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड या फिनाइलफ्रीन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल हो गया। तो ये चेस्ट कोल्ड के नाम से आता है। ये आप वायरल फीवर में ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि रनिंग नोज जो होती है वो कम हो जाएगी। फिनाइलफ्रीनामिन ये भी एक एंटी हिस्टामिन है, तो ये आपको हेल्प करेगा एज अ वायरल इन्फेक्शन में, रनिंग नोज वगैरह में जो होती है वो हेल्प करेगा। ओके, तो थैंक यू।